हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, सी-टेट के लिए पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इन लोगों से, इन तीनों साइकोलॉजिस्ट से तकरीबन 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। तकरीबन 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इन लोगों से। और इन्हीं के थ्योरीज को लेकर के, इन्हीं के कोटेशंस को लेकर के इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि आप 20 से 25 क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग, इन लोगों की थ्योरी, इन लोगों के सिद्धांत। तो चलिए, जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, इन लोगों के मतलब 80 क्वेश्चंस हैं और मैं 2 पार्ट में करा चुकी हूँ। आप लोग देखिएगा, 2 पार्ट में पार्ट 1 गया है और पार्ट 2 भी जा चुका है। मैं लिंक दे दूंगी आपको ऊपर आई बटन पे। तो उन लोगों वो दोनों क्वेश्चंस देख करके अब ये जो पार्ट 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है। आज आप देखेंगे कि बहुत ही लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे कि सीटेट में आते हैं लेंदी क्वेश्चन। तो आज दोस्तों टाइम बिल्कुल लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बट आज का क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हो। आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बात किए, क्योंकि 1 महीना रह गया है और तैयारी अच्छी करनी है। चलिए देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 41 से स्टार्ट करेंगे, 80 तक देखेंगे, तो इसलिए समय लग सकता है। नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी आपके सीटेट की जान है। सीटेट में हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कवर करती है। ओके, स्टार्ट नाउ। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ये सीटेट 2011 का सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो देखिए, बच्चा दिया गया, यहाँ पर दिया गया है जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु। जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ठीक है, जन्म के लगभग 2 वर्ष की आयु द्वारा बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। 1 मिनट, हम ब्रश यूज कर लेते हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर बच्चा सीखता है, 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनेगा, पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके अनुसार है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए पूछा जाए तो वो पियाजे का हो जाएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है पियाजे का हो जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो क्या होगा? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार क्या जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। देखिए, जब संशोधित किया जाता है तो समावेशन होता है। जब संज्ञानात्मक संरचना को, मतलब संज्ञान में, हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में जो कुछ भी है उसको संशोधित किया जा रहा है, मतलब किसी और के द्वारा कुछ बताया गया हो उसको और अपने ज्ञान को मिला करके उसमें संशोधन किया जा रहा है, उसको और बेहतर बनाया जा रहा है और ज़्यादा कुछ सीखा जा रहा है। तो क्या किया गया? उसमें समावेशन किया गया। सो राइट आंसर इज द थर्ड, इसको हम समावेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए, समावेशन से, समायोजन से, स्कीमा से क्वेश्चन बनते हैं पियाजे के। तो हम आगे आपको वो सब भी मिलेगा क्वेश्चन, तो बने रहिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थता, यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो दोस्तों देखिए, बात यहाँ कोहलबर्ग की हो रही है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा कहलाती है, नैतिक तर्कड़ा कहलाती है सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना। देखिए, निर्णय लेना है इसलिए नैतिक तर्कड़ा है। निर्णय नहीं ले पाता है जब छात्र या बच्चा या कोई भी पर्सन निर्णय जब नहीं ले पाता है, तो वो नैतिक दुविधा होती है। बट यहाँ क्या कहा? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, जब कोई निर्णय लिया जाता है उसमें जो शामिल होती है, इंक्लूड होती है हमारी थिंकिंग प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं? तो वो नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व से एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। वस्तु स्थायित्व समझ लीजिए, वस्तु स्थायित्व है क्या? वस्तु स्थायित्व इट मीन्स होता है कि कोई वस्तु है जो कि स्थिर है,
बच्चा, एक छोटा बच्चा जानता है कि वो वस्तु का स्थायित्व, उस वस्तु में स्थायित्वता है, वो वहाँ से गायब नहीं हो सकती, उसे हटाया गया है और उसे बच्चा प्रूफ भी करता है। जैसे कि कोई चीज़ है जो कि बच्चा पहले से लेकर के, कोई खिलौना बच्चा खेल रहा है और आपने बच्चे से लेकर के उसे कहीं भी छुपा के रख दिया, तो वो जानता था कि ये खिलौना खुद से कहीं नहीं जा सकता है, इसे हटाया गया, बच्चा शोर मचाएगा, कुछ भी करेगा और आप जब तक उसे दे नहीं दोगे वो खिलौना वहीं से ला करके, तब तक बच्चा नहीं मानेगा। तो फिर यही होता है वस्तु स्थायित्व, वस्तु का वहाँ पे स्थिर होना, ये बच्चे के संज्ञान में रहता है कि वो, और ये जो है किस चरण पर होता है, तो ये किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ये देखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों ये जो वस्तु स्थायित्व की बात होती है, ये पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है। छोटा बच्चा जब रहता है उसी समय की ये बात होती है कि संवेदी पूर्व संक्रियात्मक चरण आपका फर्स्ट स्टेज ही हो जाएगा, उसी में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। सो राइट आंसर इज द फोर्थ। ठीक है, सॉरी, इसे फर्स्ट स्टेज नहीं बोलते हैं, संवेदी प्रेरक जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है और पूर्व संक्रियात्मक सेकेंड स्टेज होता है। आंसर तो आपका सही है, पूर्व स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक चरण, बट इसको ये सेकेंड स्टेज होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए ये सारे वर्ड जो हैं इसको समझना जरूरी है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आगे आपको और बड़े बड़े स्टोरी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि सीटेट में होते हैं बड़े बड़े, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्कैफोल्डिंग क्या है, देखिए स्कैफोल्डिंग है क्या ये समझ लीजिए। स्कैफोल्डिंग होता है मदद देना, मदद करना। कैसी मदद? देखिए स्कैफोल्डिंग को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या को के समाधान तक पहुंचने के लिए, बच्चे के पास कोई समस्या है, बच्चा उसको कर रहा है, करने के दौरान, बीच में या फिर लास्ट होने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम आती है जिसको कि किसी अन्य के मदद से, किसी एक परिपक्व आदमी की मदद से या फिर किसी सहपाठी की मदद से, उसकी मदद से जो अपने से थोड़ा नॉलेजेबल हो, उसकी मदद से जब वो कार्य पूरा हो जाता है, उसकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और वो कार्य पूरा हो जाता है, उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक, तो यहाँ देखेंगे आप क्या कहेंगे। सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी अस्थायी सहयोग या विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना या अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो क्या मैंने बताया, देखिए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ये जो सीखने में वयस्कों द्वारा होता है, मतलब कि एक बच्चा जो है कर रहा है कार्य, लेकिन बीच में अगर उलझन आई या प्रॉब्लम आई तो उसको थोड़ी सी हेल्प प्रदान कर देना। अस्थायी सहयोग हमेशा नहीं करना है, जब प्रॉब्लम आती है तभी करना है। तो हल्का सा एक हेल्प, हल्का सा आप उसको पुश कर देते हो तो बच्चा आगे बढ़ जाता है, और थोड़ा सा आप हिंट दे देते हो तो बच्चा कर ले जाता है। इसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? देखिए यहाँ पे दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग की बात है और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो यहाँ पे विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, देखिए 2012 में दिया गया है ये क्वेश्चन। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व अधिकार। तो इसमें से कौन सा होगा? राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा बी और ए। बी और ए कैसे होगा, बी और ए है कहाँ पे, बी और ए आपका फर्स्ट ही है, बी और ए। तो बी और ए में है क्या क्या, बी और ए में देखिए ये रहा, बी में है वैयक्तिक और विनिमय, और ए में है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता। इसको समझिएगा, देखिए बी और ए, सॉरी ये वाला, बी और ए का मतलब होता है पहले बी और फिर ए। वैयक्तिकता और विनिमय, एक बच्चों के अंदर वैयक्तिकता मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, मतलब एक तरीके से वैयक्तिकता का अर्थ हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी बच्चा है या कुछ भी है तो उसका मदद करना, और विनिमय चाहे वो आदान प्रदान के थ्रू हो या किसी तरीके से हो। और दूसरा होता है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण भी ये प्राथमिक कक्षा के ही बच्चे, ये दोनों चीज होता है जी। देखिए प्राथमिक कक्षा इसलिए कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों की जो एज होती है, ये दोनों चीजें उसी एज के बच्चों के लिए सुटेबल है, तो ये वही बच्चे करते हैं। वैयक्तिकता और विनिमय मतलब अपने सामान का विनिमय करना, आदान प्रदान करना, यूज करना,
मिल बांट के करना, और आज्ञा पालन दंड उन्मुखीकरण ये होता है कि किसी भी कार्य को जो बच्चा स्वीकृत करता है उसको नैतिकता दिखाता है। नैतिकता वैसे देखिए इस उम्र में, छोटे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती नहीं है। बच्चे नैतिक नहीं होते हैं, लेकिन जो नैतिक माना जाता है उनके हिसाब से नैतिकता वही है जो उन्हें सही लग रहा है। नैतिकता का कोई एक मानक उनके लिए तय नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, वो जो करते हैं उनके लिए वही नैतिकता है कि वो सही कर रहे हैं। हाँ, और वो जो भी कुछ नैतिक व्यवहार स्वीकृत करते हैं वो दंड के कारण, दंड से ही स्वीकृत करते हैं। जैसे अगर देर तक खेल रहे हैं बच्चे तो उनके मन में होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा देर हो गई है, चलो घर, नहीं तो घर पे डांट पड़ेगी। और या फिर अगर होमवर्क नहीं किए हैं या कोई भी एक कार्य हो, छोटे बच्चों का ले लीजिए, जैसे बच्चों ने नहीं किया है तो दंड के कारण वो करना स्वीकृत करते हैं कि नहीं इसे करना है। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे आप पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के कुछ, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही एक लेवल के क्वेश्चन है, तो दोस्तों बने रहिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी C-टेट की जान है। ठीक, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की बात की जा रही है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे उनके विभागों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं का। तो यहाँ देखिए मिश्रित आयु वर्ग से मतलब समझ लीजिए कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार करने वाले शिक्षक के लिए ये नहीं जरूरी है कि उनके अभिभावकों का व्यवसाय, देखिए व्यवसाय जान करके बच्चों के अभिभावकों का टीचर क्या करेंगे, कोई मैटर नहीं करता। व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे हों, ये भी एक टीचर को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है विकासात्मक अवस्थाएं, कि आयु मतलब मिश्रित आयु वर्ग के बच्चे हैं, सभी आयु के बच्चे हैं, तो वहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कौन सा बच्चा किस एज में है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया रखनी है। तो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, समझ पाए आप? मिश्रित आयु वर्ग में आप एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बातों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? परंपरागत या पश्च परंपरागत या पूर्व परंपरागत या परा परंपरागत? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा पश्च परंपरागत। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पश्च परंपरागत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद, जो भी कुछ भी है उसके बावजूद वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है, उनके माइंड में या फिर उनकी पश्च परंपरागत कब आता है? देखिए पश्च परंपरागत मतलब एक मेच्योरिटी लेवल, वो ये जो है एक उस व्यक्ति के लिए होती है जो मेच्योरिटी लेवल जिसकी पूरी हो चुकी होती है, जो सोच समझ नैतिकता जो है अपने एक माइंड के बेस पे करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, नैतिक तर्कड़ा के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकती क्योंकि वो समझते हैं कि जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर सकती है, वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ये पश्च परंपरागत अवस्था में इस तरीके की सोच करके, तर्कड़ा के आधार पर सोच समझ करके कि नहीं है ये चीज क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये चीज सोचने की एक परिपक्वता आ जाती है, उसको हम पश्च परंपरागत अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए क्या होगा? देखिए जब भी बात की जाए समाज की, एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर और वातावरण के, ये क्या है? ये समाज है, महत्वपूर्ण स्थान समाज है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी और पारिस्थितिकी। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे व्यवहार वर्ड को देख करके व्यवहारवादी पर जा सकते हैं, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे समझिएगा कि सामाजिक रचनावादी होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविटी
हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक रचनावादी। कैसे होगा? क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए जो विद्यार्थी के घर, वातावरण, स्थान, ये सारी चीजें हैं, इनसे सूचना प्राप्त करके, तो इनसे सूचना प्राप्त करने का मतलब हो गया समाजवाद। सामाजिक संरचना, सामाजिक रचना की बात हो रही है यहाँ पे। समाज को बनाने के लिए प्रभावी शिक्षा शास्त्र का निर्माण करना है, तो यह तथ्य जो है अधिगम के किस सिद्धांत से? सामाजिक रचनावादी से हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? बताइए क्या होगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य, देखिए पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत क्या है। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा। अब कैसे होगा इसमें? देखिए ये सारी जो चीजें हैं एक तरीके से वक्र दिखाया जा रहा है। हाँ, इसका तो कोई मतलब नहीं होगा। एक तरीके से वक्र दिखाया जा रहा है, सीधा वक्र, यहाँ पे शुरू में कम, उसके बाद फिर ज्यादा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा कम, ये दिखाया जा रहा है। बट यहाँ बात की गई है विकास जो है, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। तो पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत क्या है? पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत को उन्होंने 4 भागों में बांटा है ना। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों जो आपको दिख रहा है, देखिए इधर विकास है, यहाँ आयु है, तो यही चारों एज पियाजे के ने डिफाइन किया है, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पर डॉट कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए, जिससे कि आपको शो हो कि हाँ नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव में जाना है। कौन सा नहीं निकाला जा सकता संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से? कौन सा है जो नहीं निकाला जा सकता? तो कौन सा नहीं? देखिए खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकताएं, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता और वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। बताइए इसमें से क्या है जो नहीं निकाला जा सकता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से? पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाला जा सकता। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाला जा सकता। बाकी खोजपूर्ण अधिगम और बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता और वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, ये चीजें आप निकाल सकते हैं। लेकिन शाब्दिक शिक्षण की जो आवश्यकता है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में निहितार्थ है। ठीक है, तो आप ये नहीं निकाल सकते। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन सा नहीं दिख दिया? सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, तो ये सिद्धांत में इंक्लूड होगा क्योंकि पियाजे की बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण आप जानते हैं, उसका लक्षण कौन सा? आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, एंड सेकंड हो जाएगा विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, एंड थर्ड हो जाएगा चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम और विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। देखिए क्योंकि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। जो चरण है नैतिक विकास के चरणों का जो लक्षण है, नैतिक विकास के चरण है जो पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, और परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ये सभी जो है नैतिकता पर ही हैं। और ये नैतिकता जो है संस्कृति से संबंधित है। संस्कृति से संबंधित इट मीन्स कि आपके समाज की, आपकी संस्कृति क्या है, उसी से जोड़ करके, उसी से समझ करके कोई भी आंसर देना है। एक बच्चों के लिए अलग एक मानक है, बच्चे उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एज होती है उस हिसाब से वो मानक उस पर्टिकुलर पर्सन पे लागू होने लगता है, और उस हिसाब से वो नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि उसको करना क्या है। फिर नैतिक दुविधा में जब फंसता है तो फिर नैतिक तर्कड़ा को यूज करके कि क्या उचित है, संस्कृति समाज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उस हिसाब से किया जाता है। तो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है ये नैतिक विकास के चरण का लक्षण कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि कोशिश कीजिएगा समझने की। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि
इसमें पूरा का पूरा आपका जो लिखी हुई थ्योरी है कोलबर्ग या पियाजे की, आपका फैक्ट आंसर तो है नहीं, इसलिए पूरा का पूरा आपको वैसे का वैसे नहीं मिलेगा। आपको उसमें से वर्ड वर्ड मिलेंगे और उस वर्ड को आप अपने उस नॉलेज के बेस पे रख करके सेंटेंस को बनाओगे कि क्या सुटेबल होगा, और वही आपका सही होगा। तो परिपक्वता जिसको कहते हैं ना, सी टेट का बिल्कुल बेस्ट वैसे ही क्वेश्चन अब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को आप बनाइए। चलिए, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है। देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या कमतर आंका गया है। अब यहाँ पे कमतर आंका गया का मतलब ही हो जाएगा एक तरीके से नेगेटिविटी देखना है कि पियाजे ने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। तो हम इसे सर्कल कर लेंगे और देखेंगे अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना और आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, क्या कमतर आंका गया है। देखिए, यहाँ पे तो आप ये बिल्कुल सही करेंगे अगर आपने जरा भी पढ़ा है। तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया है जो ये वाइगोत्स्की की है, ठीक है। अहम केंद्रित भाषा भी आपकी पियाजे की है और संक्रियात्मक रचना पियाजे की है। आनुवंशिकता के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है, बट ये सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ भी आ जाए वो बात हो जाएगी आपकी वाइगोत्स्की की, ठीक है। तो वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच जो है वो होता है, क्या कहते हैं, भाषा को लेकर के। भाषा तो वैसे चॉम्स्की की है, लेकिन जब बात आती है तो पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच भाषा को लेकर अगर कोई बात होती है तो उनका मानना है कि बच्चे अहम केंद्रित हैं, पियाजे कहते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया है। जैसे कोई बच्चा अगर बात कर रहा है, कुछ छोटे बच्चे क्या है, ज़्यादातर स्वयं से ही बड़बड़ाते हैं, तो उस चीज़ को देख करके उनका मानना होता है कि ये अहम केंद्रित भाषा है। पियाजे का मानना है अहम केंद्रित, समझिएगा, पियाजे की बात पूछेगी तो अहम केंद्रित भाषा हो जाएगी, और इनकी बात होगी अगर तो सामाजिक अंतःक्रिया। उनका ये होता है कि समाज के बारे में बच्चा जो कुछ भी देखा है, जानता है, जो उसके माइंड में है, वो अंतःक्रिया कर रहा है, स्वयं से ही उसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की का, इसलिए पियाजे ने कमतर आंका है सामाजिक अंतःक्रिया को, वैल्यू उन्होंने नहीं दिया क्योंकि ये उनका नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। देखिए, ये किस व्यक्ति से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर, यूरी यूरी ब्रोन फैनब्रेनर और लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों देखिए, सांस्कृतिक ये शब्द अब आपको यहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रख दिया जाए, सामाजिक नहीं भी है तो आपको कैचिंग वर्ड पकड़ना होगा। अगर सांस्कृतिक दिया है तो सामाजिक सांस्कृतिक जहाँ भी होता है वो हो जाता है वाइगोत्स्की का। आप सामाजिक तो नहीं दिया है, लेकिन यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो सांस्कृतिक आपका टैग वर्ड है। आप सांस्कृतिक वर्ड को पकड़ेंगे और जाएंगे सीधे वाइगोत्स्की पर, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक रचनावादी संरचना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये वाइगोत्स्की की होती हैं। सो राइट आंसर इज द फोर्थ, डी ऑप्शन। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग को धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। देखिए, बताइए क्या होगा। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एज अ टीचर, मेल या फीमेल कोई भी हैं, आप रैगिंग जो होती है कॉलेज में, स्कूल में, उस धमकाने का ये जो आप उसके सख्त विरोधी हैं, तो आप क्या करेंगे। आप एक कमेटी बनवाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, और अगर आपसे कोई बच्चे जुड़ते हैं, जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार को मानते हैं, इसी विचार के वो भी हैं, दृढ़ विश्वासी हैं इस विचार के, तो वो किस स्तर पर होंगे। तो उन्हीं बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पे दिखा दिया गया आपको लिख करके किशोर, हाँ, किशोर दिखा दिया गया है, और जो कि इसमें दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो इन चीजों में दृढ़ विश्वास कौन रखेगा, किशोर रखेंगे। और वो किशोर जब रखेंगे तो किशोर को किस में रखा जाता है, किशोरों को जानते हैं आप, किशोरों को उत्तर पारंपरिक अवस्था में रखा जाता है। उत्तर पारंपरिक आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, उत्तर पारंपरिक अवस्था। वो जो दृढ़ विश्वासी होंगे, जो उसको मानते होंगे, मतलब पारंपरिक का मतलब परंपराएं, जिसको पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उससे भी ऊपर उत्तर पारंपरिक। आप समझ रहे हैं, कोई भी एक चीज को लेते हैं हम, जैसे कि कोई अवस्था ले लीजिए, लेकिन जब हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, किशोरावस्था है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो ये उस उत्तर जो होता है उस लेवल से ऊपर माना जाता है। तो उत्तर पारंपरिक
तो ये उस किशोर की बात की जा रही है जिसके अंदर मैच्योरिटी लेवल एक तरीके से आ गई है, जो इन चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, तो उत्तर पारंपरिक कहा जाएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। उसी चीज को इसको दूसरे तरीके से किया गया है। बताइए क्या होगा। छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना क्या है? वस्तु स्थायित्व, जो कि मैंने बताया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 ऑप्शन। वस्तु स्थायित्व है कहीं? जी हाँ, बिल्कुल भी ऑप्शन में है। तो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि वस्तु जो है, शिशु जो है, इनमें से संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्रदान करने लगा है। ये उसके संज्ञान में फिट हो गया है कि वस्तु जो है वो स्थायित्व, वस्तुओं में वस्तु स्थायित्व का भाव होता है। वस्तुएं जो है वह स्थायी होती हैं। तो ये वस्तु स्थायित्व एक शिशु जान गया है, ये उसके संज्ञान में हो गया है। क्या हो गया है? छिपी हुई वस्तु, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण इस वस्तु में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए, सामाजिक के साथ सांस्कृतिक इंक्लूड है, तो अगर अधूरा भी कोई एक छोटा सा वर्ड देता है तो आप उसको उसके साथ इंक्लूड करके समझेंगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, या यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्व केंद्रित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की गई है, तो आपका पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में ही संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सांस्कृतिक सिद्धांत में यही हो जाएगा। संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की। आप जानते हो वाइगोत्स्की का जो है संस्कृति और भाषा का विकास है, तो इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रोल रहा है इनका, सो पहला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ZPD। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है वो क्या है? ऑप्शन में पहला, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, और बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ कार्य करने वाले के बीच अंतर, और बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। देखिए, यहाँ पर जो ZPD है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाला, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला सहायता और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जो होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य जो है, मतलब स्कैफोल्डिंग जो मैंने बताया उसी का एक भाग होता है। ZPD का एक पार्ट होता है स्कैफोल्डिंग, कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य, और उसके बाद जो किसी ने जो हेल्प दिया, प्रॉब्लम आने पर, उलझ जाने पर किसी ने अगर हेल्प दिया, तो उन दोनों के बीच का अंतर होता है ZPD। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, जैसे आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई कार्य है, कोई एक मान लीजिए कोई यहाँ पर आप कोई एक मान लीजिए ये कुछ है, जैसे कि टेबल है मान लीजिए, ठीक है, इसकी 4 टांगे हैं, तो ये एक बच्ची जो है खिलौना है उसको ऐड कर रही है, उसने ये पैर निकल चुके हैं तो उसने ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। अब ये जो है लेकर के बच्ची यहाँ लगा रही है, तो ये स्टूल जो है ठीक से खड़ा नहीं हो रहा है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहाँ क्या करना है, तो इतना तो बच्चे ने कर लिया, बच्चा सोच रहा है कैसे इसको सेट करूं कि ये पूरा हो जाए। अब ऐसे में कोई एक इंसान जो कि उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो आकर के अगर बता दे कि इसको आप यहाँ पे लगाओगे तो ये ऐसे सेट हो जाएगा, तो ये जो थोड़ा सा नॉलेज मिल गया, किसी ने जो थोड़ा सा हेल्प कर दी, इसी को स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, जो कि ZPD का एक समीपस्थ विकास के क्षेत्र का वाइगोत्स्की द्वारा उसी का एक पार्ट है। तो इसी को कहते हैं हम, इतना जो उसने कार्य किया और इतना जो कार्य किसी ने उसे हेल्प किया, इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य
तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो बने रहिएगा हमारे साथ और सपोर्ट कीजिएगा। आपके अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और आपके अपने प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपके अपने दोस्त हों जिसको आप चाहते हो कि आपके साथ साथ वो भी क्लियर कर पाए, उन्हें आप शेयर कर दीजिए फटाफट से और बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप नए विजिटर हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यहाँ साइकोलॉजी, ईवीएस, मैथ पेडागोजी और उसके साथ साथ हिंदी पेडागोजी और उसके साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूनियर लेवल का भी फॉर्म आपने फिल किया है, तो वहाँ आपको हर ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन, एक दिन में एक पेपर पूरा कंप्लीट करा रही हूँ मैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आपने जूनियर लेवल का भी फॉर्म फिल किया है तो। और ये जो है साइकोलॉजी, ये तो आपको दोनों में काम आने वाली है। चलिए देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत की बात यहाँ की जा रही है, तो बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, या समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर या अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्या होगा यहाँ पे बताइए दोस्तों। यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ये ऊपर का जो सारा कुछ दिया गया है ये वाइगोत्स्की का दिया है आपको। वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच तो थोड़ा सा अंतर समझने की जरूरत होगी। तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अनुकूलन की बात करते हैं पियाजे। अनुकूलन, समायोजन, समावेशन और स्कीमा, इन सब की बात करते हैं पियाजे, तो ये अनुकूलन की प्रक्रिया हो जाएगा। और आप जैसा कि अभी देख रहे हैं ऊपर, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी याद करना तो होगा नहीं, ये रट्टा मारने वाली बात हो गई। और उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा, ये देखिए समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे को, ये तो स्कैफोल्डिंग हो गया वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद होने में करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए क्योंकि निम्नलिखित कारकों में से उसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार क्या ठहराया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा या विचार की अनुक्रमणीयता। विचार की अनुक्रमणीयता को देखिए पलट न सके लिखा गया है, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए समझने की जरूरत है, तो समझिएगा, बताती हूँ आपको। पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चा याद रखने में असमर्थ होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे की बात हो रही है। देखिए पहले संज्ञानात्मक अवस्था, पहले संवेदी प्रेरक अवस्था होता है जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका 3 से 7 वर्ष का हो गया। इस समय में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस समय में बच्चा याद नहीं कर पा रहा है कोई चीज। ऐसा क्यों? असमर्थ होते हैं, याद रख पाने में असमर्थ होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि विचारों की अनुक्रमणीयता, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अब विचारों की अनुक्रमणीयता क्या है, मैं ये एक बार बता दूं आपको, तो समझिएगा कि विचारों की अनुक्रमणीयता का अर्थ होता है अनुक्रम, मतलब जैसे हम किसी भी चीज को कब याद रख पाते हैं अपने माइंड में। हमने एक बार कोई भी चीज समझा, ठीक है, हमने एक बार कोई भी चीज समझा और वो फिर समझ करके अगर तुरंत आप वैसे ही छोड़ देंगे, तो कुछ दिन के बाद भी आपका एक मेच्योर माइंड है, तो भी उसे वो भूल जाएगा। बट उसको हम क्या करते हैं, अगर आप रिवाइज करते हैं किसी चीज को, तो वो दिमाग में रहता है। रिवाइज करने का तरीका देखिए, अगर मान लीजिए आप, एक बच्चा है स्कूल से, घर से वो स्कूल गया, ठीक, घर से स्कूल गया, घर से स्कूल की दूरी बच्चे ने तय किया, तो बच्चा बीच में रास्ते में देखता है क्या 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 है, देखता है बच्चा, और फिर वो स्कूल पहुंच गया। अब अगर वो स्कूल पहुंच गया और यहीं पे है, तो फिर उसको, अगर उसके पापा आए और उसको बाइक से लिवा गए किसी और रास्ते से, ठीक, किसी और रास्ते से लिवा गए घर, तो बच्चे ने ये फिर दोबारा नहीं देखा ये चीज, ये रास्ता, जैसे कि बच्चा आया था कुछ अपने दोस्तों के साथ या किसी भी तरीके से, इस रास्ते से वो दोबारा नहीं आया। अनुक्रमणीयता इसी को कहते हैं, पलट ना सके। दोबारा इस रास्ते पे अगर बच्चा आता तो वो उसके माइंड में फिक्स हो जाता, बट वो दोबारा नहीं आया, इन चीजों को उसने नहीं देखा, रास्ता बदल करके उसके पापा शॉर्टकट लाके पहुंचा दिए। तो यही चीज है, अनुक्रमणीयता का गुण बच्चे में नहीं होता है। बच्चा अपने माइंड में होने वाली चीजों को, जो कि वो एक्सेप्ट करता है कि ये ऐसे हुआ, उसको फिर वो रिवर्स करके नहीं देख पाता है। रिवर्स करने की क्षमता एक बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक स्तर में नहीं होती है कि वो रिवर्स करके चीजों को समझ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। अनुक्रमणीयता का गुण, पलट न सकने का गुण का अर्थ यही हुआ कि रिवर्स करके उन चीजों को रिवाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये
3 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है, उनमें पूर्ण संक्रियात्मकता, उस वर्ष में ये चीज़ नहीं संभव हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आप देख पा रहे हैं, देखिए सीटेट फरवरी 2015। और ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच पूछिए तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे मिले जुले आपके यही क्वेश्चन सीधा उठा के रख दिए जाएंगे, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। और नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन, बस थोड़ी सी भाषा बदली हुई होगी और बाकी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बिल्कुल ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आएंगे। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख नहीं किया, या कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो कोहलबर्ग की बात करें अगर, तो कोहलबर्ग ने यहीं पर गलती की। इनका कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में संस्कृति विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। संस्कृति की विभिन्नताओं को कोहलबर्ग ने महत्व नहीं दिया। कहा जाता है कि उन्होंने पुरुषों पर ज़्यादा बात की, महिलाओं पर नहीं की है, इसलिए ये एक तरीके से भिन्नता की है, इसलिए उनका वो आलोचना की जाती है। तो कोहलबर्ग का यही हो जाएगा डी ऑप्शन 4th नंबर का। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास का अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की की बात की गई है और प्रस्तावित विकास का अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप है, सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, विकास अधिगम से स्वाधीन है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, या विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है। बताइए, विकास और अधिगम क्या समानार्थक है? क्या होगा यहाँ पे? देखिए, समानार्थक नहीं है। विकास और अधिगम की बात करें तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। अधिगम क्या है? सीखना है। विकास कैसे होता है? सीखने से होता है। समझ पा रहे होंगे आप। अधिगम और विकास की बात करें तो अधिगम क्या है? सीखना है। और विकास कैसे होता है? किसी भी चीज का सीखने से विकास होता है। तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, आपका ये सही होगा। विकास कैसे होता है? अधिगम प्रक्रिया के पीछे इसलिए रह जाती है क्योंकि पहले अधिगम होता है, फिर अधिगम के द्वारा विकास होता है। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तब हमारे अंदर से, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट हो, या भाषा का हो, या किसी नैतिकता का हो, कोई भी चीज़ हो, पहले सीखते हैं, अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन सही होगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ठीक है, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, या बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश या उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो दोस्तों, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में ही प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है? मैंने बताया था आपको। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं जहाँ भी कुछ भी होता है आपको बताती चलती हूँ कि जैसे देखिए, वाइगोत्स्की और पियाजे की बात करें तो भाषा को लेकर के क्या विभिन्नता है कि जब भाषा की बात करें तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो ये भाषा है ये अहम केंद्रित होता है, और वाइगोत्स्की उसको क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ये भाषा को लेकर के दोनों लोगों के बारे में, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके अलग अलग दृष्टिकोण है। वाइगोत्स्की का हो जाएगा अहम केंद्रित भाषा, और पियाजे का हो जाएगा अहम केंद्रित भाषा। पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ओके, एक बार फिर से बताऊं। पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं बच्चों के। इन लोगों में यही भाषा और चिंतन के बारे में इन दोनों के दृष्टिकोण में यही अंतर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा पर निर्भर करेगा, या बच्चे के नैसर्गिक योग्यताओं पर डिपेंड करता है, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर डिपेंड करता है, या बच्चे के निष्पादन स्तर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी बच्चे को आप सहारा देंगे, कितना देंगे सहारा, ये इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी मात्रा जो है, और प्रकार, किस प्रकार से आप सहायता करेंगे, ये परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर कर सकता है? देखिए, ये जो निर्भर करेगा, ये बच्चे के निष्पादन स्तर पर निर्भर करेगा। बच्चे के निष्पादन स्तर पर निर्भर करेगा, क्योंकि बच्चे का आप निष्पादन अच्छा देखेंगे। देखिए, सीटेट में प्रॉब्लम आपको कहाँ होती है? निष्पादन का मतलब क्या हुआ, यही आप नहीं समझ पाते हैं। तो निष्पादन मीन्स वो आउटकम, बच्चा जो है कितना
कर पा रहा है, उसको आप देखेंगे तो देख करके ही समझ पाएंगे कि बच्चे को कितना और किस प्रकार की का सहारा देना है, किस प्रकार हेल्प करना है और किस मात्रा में, कितनी मात्रा में करना है। पूरा का पूरा आपको हेल्प नहीं कर देना है, बच्चे को करने देना है। बच्चा स्वयं से करेगा तो ज़्यादा सीख पाएगा। उसमें कहीं अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे स्कैफोल्डिंग की बात हुई, जेडपीटी की बात हुई, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो वहाँ पर मात्रा के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको बच्चे को उकसाना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, थोड़ा सा आपको बच्चे को समझाना है, एक मार्गदर्शन करना है, ठीक है। तो बच्चे के निष्पादन स्तर के अकॉर्डिंग ही आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि कितनी क्वांटिटी में या किस प्रकार से किसका आपको निर्भर करता है। इसमें मनोदशा से कोई मतलब नहीं है और नैसर्गिक योग्यताएं या पुरस्कार सही नहीं होगा। ये निष्पादन स्तर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? जीन या परिपक्वन प्रखंड या स्कीमा, अवधारणाएं या विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था, पियाजे की बात करें तो देखिए पियाजे जो है, स्कीमा जो है पियाजे का हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है? ज्ञान होता है। स्कीमा जो है वो एक तरीके से ज्ञान है कि उनके स्कीमा में, उनके माइंड में क्या चीज है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, चिंतन का निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो उन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। अवधारणाओं का कॉन्सेप्ट कहते हैं वो, तो इसको आप स्कीमा कहेंगे क्योंकि पियाजे ने ये वर्ड दिया है, ठीक है। पियाजे द्वारा दिया गया ये वर्ड है कि मानसिक संरचना जो है, मानसिक संरचना मीन्स क्या? माइंड मैपिंग, किसी भी चीज का योजना बनाना क्या है? स्कीमा है, एक स्कीम, जैसे स्कीम से शब्द बना है स्कीमा। आगे चलेंगे, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये बात फिर वहीं आ गई। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब ये करके होता है, घुमा फिरा के बार बार आता है। 2 बार बता चुकी हूँ, बताइए। ये तो अब आप खुद से कर लेंगे। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्या है उनका मानना? क्या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं? बताइए क्या होगा। देखिए बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये होगा वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। और बात करें अगर पियाजे की, तो ये हो जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो अपने स्वयं से बात करते हैं वो अहम केंद्रित हैं, इसलिए खुद से बात करते हैं। बट वाइगोत्स्की का क्या कहना है? वाइगोत्स्की का कहना है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, मतलब खुद से वो बोलते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको मैंने ऐसे किया, हाँ फिर इसको मोड़ दूं, अब इसको हम ऐसे करेंगे, अब हम ऐसे रख देंगे। वो खुद को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि इसको कैसे कैसे करना है, उस हिसाब से खुद से बात करते हुए अपने कार्य को करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। तो ये जो होता है वो खुद को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, खुद को दिशा देने के लिए ऐसे बोल बोल के काम को वो करते हैं। ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो वाइगोत्स्की ने कहा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, ये जो नीचे कुछ अवस्थाएं लिखी गई हैं, उन अवस्थाओं में से किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे की चारों अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों बात देखी की गई है अमूर्त की। तो जब अमूर्त की आ जाए, तो जैसा कि मैंने बताया है और नहीं बताया है तो अब भी सुन लीजिए। संवेदी गतिक अवस्था जो है, ये संवेदी गतिक अवस्था जो है ये पहला स्टेज है, और पूर्व संक्रियात्मक दूसरा स्टेज है, एंड थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक। और इसी औपचारिक संक्रियात्मक को ही हम अमूर्त कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त कहते हैं। सो राइट आंसर इज द सेकेंड। दूसरा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम अमूर्त कहते हैं, अमूर्त चिंतन की क्षमता, ठीक है। ये फोर्थ स्टेज है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? बताइए। ये भी मैं बता चुकी हूँ, बताइए। देखिए फैक्ट जस्ट वही चीजें कहिए कि आपने जिस चीज को रट लिया है, या एक क्वेश्चन जहाँ पे रट्टा मार लिया है वही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे नहीं होता है, समझना पड़ेगा दोस्तों। आप किसी एक चीज को अगर आपने समझ लिया है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इस चीज को क्या कहते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, तो उस चीज को किसी भाषा के थ्रू उसमें फिट करके, इंक्लूड करके क्वेश्चन बनता है, और उसी तरीके से आपका आंसर भी निकालना पड़ता है। तो बताइए
68 का देखिए क्या होगा। देखिए जब भी हम क्वेश्चन करें तो उसको आप पॉज करके पहले खुद से आंसर दिया कीजिए, फिर मेरे आंसर से मिलान किया कीजिए, इसलिए मैं कहती हूँ बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ठीक है। पहला हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। क्यों? देखिए एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, बात हो रही है बच्चे की, वो तर्क प्रस्तुत करता है, क्या कहता है, यह आप मेरे लिए करें और वह आपके लिए मैं करूंगा। बच्चे में ये जो उम्र होती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण अभिमुखीकरण, ये जो है पहला ही स्तर हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर। और पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर में बच्चे जो हैं जो नैतिक वर्क करते हैं, जो नैतिकता उनके लिए नैतिकता वही होती है जो वो करते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई एक मानक नहीं होता है कि ये नैतिकता है आपको ऐसे ही करना है, वो जो स्वीकार करते हैं व्यवहार वो उनके लिए नैतिकता है। तो आप यह मेरे लिए करें और मैं ये आपके लिए करूंगा। तो ये कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्कना है ये अच्छा लड़की अच्छी लड़का अभिमुखता हो जाएगा। एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण में ये आ जाएगा कि यह आप मेरे लिए करें और वह मैं आपके लिए करूंगा, ठीक। उनका यही नैतिक, उनके हिसाब से यही नैतिकता उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आपने मेरे लिए किया है तो मैं भी आपके लिए करूंगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। देखिए कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है दोस्तों, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। सीटेट का क्वेश्चन एक बार में तो समझ में नहीं आ सकता। फैक्ट जो है आपने रटा मार लिया, याद कर लिया तो वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन समझने की बात है तो उसको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए उसे आधा समाधान मतलब सॉल्व किया हुआ उदाहरण उपलब्ध करवाना और उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, या फिर समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, या फिर उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए क्या सही होगा। यहाँ पर देखिए अगर ये पहला माना जाए कि उसे आधा सॉल्व कर दिया जाए और उदाहरण उपलब्ध कराया जाए तो वो आगे करेगी। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आधा सॉल्व करके दे दिया जाए फिर एग्जाम्पल दिया जाए तो वो पूरा सॉल्व कर ले। तो ये पहला तो नहीं होगा। और दूसरा उसे कहना कि जब तक समस्या समाधान नहीं कर लेती तब तक वो घर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी गलत है। इस तरीके से आपको बच्चों को बर्डन नहीं डालना है कि नहीं आपको करना ही है, पनिश नहीं करना है कि आप इस करेंगे तभी घर जा पाएंगे। और समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो पुरस्कार से बच्चे थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार से ही हो जाए। कब होगा? देखिए उसे यह बताना कि अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो अगर एक बच्चा मोटिवेट भी होगा इस तरीके से और वो बार बार प्रयास करेगा तो वो कर पाएगा, ये उसे पता चलेगा। और आपका क्वेश्चन क्या है कि तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, ये बार बार प्रयास करने की तरफ ही आपको एक तरीके से शाइन कर रहा है कि आप जब तब तक सिखाएं जब तक कि बच्चा खुद ना सीख करने लगे, ठीक है। तो उसे यह बताना कि आप बार बार प्रयास द्वारा कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बात आ गई यहाँ पे पियाजे की। समझिएगा पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं और कोहलबर्ग क्या कहते हैं। इन तीनों लोगों की थ्योरी, तीनों लोग के प्रिंसिपल्स याद करने और उन पे बनने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। तो क्या है इनका, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन और भाषा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित जो करने का कारक होता है उनके किसकी भूमिका पर महत्वपूर्ण होता है, ये होता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव का। मतलब भौतिक विश्व क्या है, यही जो इस समय है, जो भौतिक विश्व का मतलब हुआ जो कुछ भी है भौतिक विश्व है उसके साथ उनका अनुभव, एक्सपीरियंस उसके साथ करके देखना, यही हो जाएगा सबसे प्रभावित। विकास को यही चीजें कर सकती हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द है उनके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करें। भौतिक विश्व के साथ अनुभव आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 71 क्वेश्चन करते हैं। अब 10 क्वेश्चन और है दोस्तों, बने रहिएगा। और क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो जो हो जाएगा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक काल की बात की जा रही है, तो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता होती है पूर्व संक्रियात्मक काल, सेकंड स्टेज है। समझिएगा बात हो रहा है पूर्व संक्रियात्मक काल की। तो यहाँ पर
देखिए पूर्व संक्रियात्मक काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार, इस उम्र में कोई भी लक्ष्य नहीं उद्दिष्ट हो पाता है, इसलिए ये नहीं होगा। एंड दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, जी हाँ, ये दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता को हम कह सकते हैं एक तरीके से अनुकरण। अनुकरण उस समय बच्चा क्या करता है, जो लोग करते हैं उसको देख करके वो अनुकरण करता है, एक तरीके से दोहराता है चीज़ों को, और इसी प्रकार वो उनके दृष्टिकोण को समझने की योग्यता विकसित तो नहीं हो जाती है, बट वो कोशिश करता है और करता है। अभी कल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन की बात करें तो इतना बड़ा बच्चे का माइंडसेट नहीं हो जाता कि वो अभी कल्पनात्मक निष्कर्ष और चिंतन तक पहुंच सके। अमूर्त चिंतन की योग्यता तो ये आकर के किशोरावस्था में होता है, जब बच्चा परिपक्व होने लगता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अनुकरण द्वारा वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? देखिए अभी मिलान करना है आपको। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। दूसरा होगा नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। अब ये देखिए कोहलबर्ग का है। अब यहाँ पर कैसे क्या है ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर देखिए अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, यही चीज आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ये कौन सा है? ये जोड़ा जो मिलान करने की बात करें तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत यही आता है कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। जैसे एक बच्चा है, मतलब स्कूल में बच्चे हैं और किसी ने आज लंच बॉक्स नहीं लाया, नहीं लाई, कोई बच्ची अगर लंच बॉक्स नहीं लेके आई है तो क्या करेंगे? क्या वो ऐसे ही भूखी रहेगी? लेकिन अगर उसकी फ्रेंड्स अच्छी है, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का की बात अगर यहाँ पे करें तो वो क्या करेंगे कि आज मैं नहीं लंच लेकर आई हूँ तो चलो हम लोग शेयर कर लेते हैं, और कल मैं नहीं लाऊंगी, कल तुम मेरा शेयर कर लेना, तो मिलके इस कार्य को कर लेना। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास जो है दिखाता है कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन चारों पर वो करने से कोई वो नहीं है, सही वही आपका पहला वाला हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा इस तरीके से। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, वाइगोत्स्की की बात की गई है, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। देखिए फिर वही बात आ गई, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, बच्चे स्वयं से बात जो करते हैं वो किस संकल्पना में आती है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं? बिल्कुल। और प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए उन्होंने प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है? जी नहीं। और स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं? देखिए अहम केंद्रित होते हैं, ये तो प्याजे का हो गया, है कि नहीं? समझिएगा, अहम केंद्रित होते हैं, ये प्याजे का होगा। तीसरी बार इसी क्वेश्चन को तीन तरीके से देखिए मूव करके एक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। तो स्पष्ट करती है कि अहम केंद्रित है, ये प्याजे का होगा, ये वाइगोत्स्की का नहीं है। और स्पष्ट करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देश की, क्वेश्चन को हम पूरा दिखाते हैं। देखिए प्रौढ़ों के बच्चे बुद्धू होते हैं? बिल्कुल नहीं, बच्चे ही बहुत ही सक्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और बुद्धू नहीं आप कहेंगे। और प्रौढ़ों के निर्देश की आवश्यकता ऐसा नहीं है। और स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को, देखिए ये आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये स्पष्ट करती है वाक संस्तुति, वाक संस्तुति व्यक्तित्व वाक जो होता है खुद से बात करना, वो भी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि बच्चे जो खुद से बात करते हैं वो खुद को दिशा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एक तरीके से, और वैसे बोल बोल के काम करने का अर्थ होता है वो खुद को दिशा दे रहे हैं। तो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक बच्ची है जो अपने कपड़ों को तह करके रखती है, तो तह करके रखते समय वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे तह करती है वैसे वैसे बात करती रहती है कि इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, हाँ अब मेरा ये सही हो गया, नहीं अभी सही नहीं हुआ है, इसे करूंगी तब सही होगा। ऐसे ऐसे जो वो खुद से बात करती है, खुद से निर्देश देती है, तो इसी बात को दिखाया गया, क्वेश्चन किया गया है कि ये क्या है। तो अहम केंद्रित है प्याजे के द्वारा, प्याजे कहते हैं अहम केंद्रित है, बट वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये सामाजिक अंतःक्रिया है। ये बच्ची जो है स्वयं को इंस्ट्रक्शन दे रही है, अपने वाक अभिव्यक्ति जो है ये अपने भाषा को उपयोग कर रही है निर्देश देने में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है ना। देखिए समझिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, या उसके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की की बात आई तो सामाजिक जहाँ आएगा वहां पे आपका राइट हो जाएगा, है कि नहीं? वाइगोत्स्की की बात करें तो सामाजिकता जहाँ आती है वो राइट हो जाता है ना।
तो यहाँ पर देखिए उसके सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी देखिए क्वेश्चन करते करते माइंड में सेट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीट देने वाले हैं तो ये इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। वाइगोत्स्की की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक ये चीज़ें जहाँ आए वो आपका वाइगोत्स्की का होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। और पियाजे की बात करें तो अहम केंद्रित हो गया, अवलोकन हो गया, स्कीमा हो गया, समायोजन हो गया। ये चीज़ें जो है पियाजे की बातें हैं, एक तरीके से उनके कथन हैं, उनकी बातों में, उनके सोच में, उनके विचार में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया सामाजिक संदर्भ से। आगे बढ़ेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? कौन सा सही कथन है? देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, या फिर बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। बताइए, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा? आपको सही ढूंढना है, तो गलत कौन सा ये निकाल लीजिए। देखिए, आपको इतना तो पता ही है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो हैं चरण वो 4 हैं, 5 नहीं है। संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त या औपचारिक कहें तो, अनौपचारिक कहें तो वो हो जाएगा। तो ये 4 हुए, तो ये आपका पहला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें 5 दिया गया है, तो आपका पहला तो नहीं होगा, इसमें 5 दिया गया है। ठीक है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप समझिए कि जो भी संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञान का जो विकास होता है बच्चों का, वो स्टेप बाय स्टेप ही तो होता है। पहले संवेदीगामक अवस्था में किस तरीके से होगा, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कैसे कैसे हर स्टेप में बच्चा, किसी स्टेप में ज़्यादा विकास होता है, किसी में कम होता है। कभी बच्चों की खेलने की आयु होती है तो कभी बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, सब में एक। अब आप बताइए कि क्या एक इसमें संवेदीगामक अवस्था है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या परिपक्वता लेवल की चीज़ों को किया जा सकता है? नहीं, बच्चे की मानसिकता उतनी विकसित नहीं हुई है, संज्ञान उतने विकसित नहीं हुए हैं। तो जो एज है, जो स्टेप डिवाइड किए गए हैं, उस एज में वही कार्य हो सकते हैं जो उसके लिए कंफर्ट होंगे, जो एक लिमिट होती है। तो ये भी आपका गलत है। निरंतर बढ़ने की यहाँ क्या है, चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। निरंतर कहाँ से कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप ही होता है चारों में। अगर निरंतर होता तो ये 4 स्टेप बनते ही नहीं, बस एक ही कह दिया जाता विकास तो विकास है, बट उसको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। ठीक, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बिल्कुल आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये चरण स्थिर है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पिछली बार क्वेश्चन आया भी था, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये चरण। अब यहाँ पे संस्कृति है तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए कि संस्कृति आ गया तो ये चीज़ हो गया वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तो इसको हमें नहीं समझना है क्योंकि बच्चों के संस्कृति आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। आप क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्रॉस करके क्या आप बाल्यावस्था में जा सकते हैं, या बाल्यावस्था को क्रॉस करके बाल्यावस्था बचपन बच्चे में आए ही ना और वो तुरंत एक शिशु से युवा हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, तो ये नहीं हो सकता। यही चीज़ ये भी कह रहा है और यही चीज़ ये भी कह रहा है कि किसी स्तर को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो है स्थिर है। मतलब उसकी जो एज है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की एज जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो है मोटर सेंसरी एज, उसको आप ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते। वो 2 वर्ष पूरा होने के बाद ही बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को संज्ञान में लाता है, उसके बाद अगले स्टेप पर जाता है। फिर अगला स्टेप जो होता है आपका 3 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो उस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या कुछ करते हैं, उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप 7 वर्ष तक पूरा करते हैं, उसके बाद ही अगले स्टेप में जाते हैं। तो किसी को आप ऐसे ही क्रॉस करके डाक करके नहीं जा सकते, ये स्थिर होते हैं, इन्हें आपको क्रॉस करके धीरे धीरे ही जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। इन चारों चरण का स्टेप बाय स्टेप आना ही इम्पोर्टेंट, आना जरूरी है और आते हैं, यही होता है संज्ञानात्मक, तभी संज्ञानात्मक विकास उचित है। और किसी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसे ही कोई चमत्कार हो जाए कि बच्चा एक जन्म लिया और उसके बाद विकसित हो जाए, तुरंत युवा हो जाए। ठीक, कोई भी स्टेप छोड़ करके आप तुरंत युवा नहीं हो सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, या वन्यजीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, या दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
निष्कर्ष जो होता है, ये परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण की सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। परिकल्पना का विधिवत अगर परीक्षण किया जाए किसी भी परिकल्पना का, पियाजे के द्वारा, ये संरक्षण का मतलब ये हो गया, पियाजे ये समझाते हैं कि कोई भी परिकल्पना है, कुछ भी परिकल्पना में कल्पना, इमेजिनेशन, कुछ भी आपने सोचा है, उसका क्या करेंगे आप, विधिवत परीक्षण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये पियाजे के द्वारा संरक्षण के बारे में कहा गया है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ले वाइगोत्स्की के अनुसार, अब देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्क और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, या बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है ले वाइगोत्स्की के अनुसार, आपको देखना है कि इन चारों में से होगा क्या। तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास आप खुद बताइए। देखिए भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ये कहाँ तक सही है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि भाषा, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर कि आपको भाषा का ज्ञान नहीं मिल सकता, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, सब कोई है ही नहीं आपके इर्द गिर्द जो आपको आपसे बात करे, तो आपके भाषा का ज्ञान क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। आप खुद से कितना सीखोगे। आप समाज से सीखते हैं, समझते हैं। तो जब भाषा का ज्ञान बढ़ता है या विकसित होता है, भाषिक विकास का मतलब हुआ, भाषा जब विकास में आती है, भाषा जब बढ़ती है, भाषा का विकास होता है, तो मानव चिंतन करता है, और मानव चिंतन का जो स्वभाव होता है वो बदल देता है। जैसे आप किसी भी चीज को, आपका स्वभाव जो है किसी चीज के प्रति थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब आप समाज में जाएंगे, चार लोगों की बातों को सुनेंगे, तो आप समझेंगे। और मानव चिंतन, मस्तिष्क जो होता है वो दो लोगों की भाषा को सुन करके, लोगों की बातों को सुन करके चिंतन करता है, फिर उसके बाद एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचता है, और वो क्या है, उसके स्वभाव को बदलने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आपका भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत को, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो आलोचना की जाती है लॉरेंस कोहलबर्ग की, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर देखिए, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, नहीं। और कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रयोग सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, और कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं। ये फैक्ट एक तरीके से हो गया कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए उत्तर तो दिया, उन्होंने समझाया तो है कि नैतिक तर्क क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, उत्तर नैतिक स्तर, और परंपरागत नैतिक स्तर, और पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत जो है, ये सब क्या है। लेकिन एक विशेष उत्तर की बात की जाए तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, समझना पड़ता है। अपने नॉलेज के बेस पर एक विशेष उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। यही है एक तरीके से उनका आलोचना की गई इसी बात पर, एक विशेष उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। बातों के लिए आलोचना की जाती है, इसी बात के लिए उनकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन दोस्तों। बस 78 क्वेश्चन है, मुझे लगा 80 है, बट 78 क्वेश्चन है। एनीवे, कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट कीजिएगा कि हाँ कैसा है। इस समय दोस्तों मैं बड़ा इसलिए मैं बना रही हूँ, ये सारे जो कुछ भी जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, और अब आगे सीटेट के एग्ज़ाम एक ही महीने रह गया, अब जो भी कुछ मिलेगा आपको ऐसे ही सेलेक्टेड और बेस्ट मिलेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। और आपने अगर इन तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लिया, 2 से 3 बार देख लिया, और इसको आपने अपने प्रैक्टिस में ले आए अगर आप, तो आप काफ़ी बेहतर कर पाओगे दोस्तों। ये मेरा सच में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं वादा भी कर सकती हूँ आपसे कि अगर आप इन सभी को अच्छे से देखकर 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, पॉज करके समझिए, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, तो आप काफ़ी बेहतर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बस अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर टच कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। और हमारा जूनियर लेवल का जो जा रहा है वीडियोज़, उसे भी देखिएगा। डेली एक वीडियो में प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें 60 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। तो इन दोनों को दीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि आगे भविष्य में और भी अच्छी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।